Michael Shikha Niketan Higher Secondary Government-sponsored co-ed English medium school has taken an excellent initiative of teaching and make our students learn day-to-day lessons through audio and video in our YouTube channel. Teachers of all the subjects are working hard to enhance these online classes in the midst of this pandemic situation. It is a request to all the teachers, students and guardians to click the bell icon and subscribe our channel. बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। किंतु धातु पढ़ने से पहले हमें क्रिया को समझना थोड़ा ज़रूरी है। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, गीता गाती है। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि गीता के द्वारा गाना गाने का कार्य संपन्न हो रहा है। या फिर बच्चा खेलता है, यहाँ बच्चे के द्वारा खेलने का कार्य पूर्ण होने का पता चल रहा है। इसी प्रकार श्याम हंसता है तो श्याम के द्वारा हंसने का कार्य संपन्न हो रहा है। अर्थात किसी न किसी कार्य के संपन्न होने का पता चल रहा है इन शब्दों से, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। तो यूँ तो हमारे हिंदी में बहुत सारी अनगिनत क्रियाएं हैं, जैसे कि रोना, खाना, जाना, आना, गाना, सोना, पीना, खेलना, कूदना, दौड़ना इत्यादि इत्यादि। अब हम चले आते हैं धातु पर। जैसा कि आपने देखा, क्रिया से किसी कार्य के होने या संपन्न होने का पता चलता है, करने का पता चलता है। लेकिन इस क्रिया का जो मूल रूप होता है वही होता है धातु। धातु के पीछे ही प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है क्रिया। उदाहरण के तौर पे देखिए, पढ़, यह एक धातु है। अगर पढ़ के पीछे आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन जाता है पढ़ा, जैसे कि मैंने यह समाचार अभी अभी पढ़ा। अगर ओ प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन जाता है पढ़ो, जैसे कि तुम सब अपनी किताब पढ़ो। अगर ता प्रत्यय लगा दिया जाए तो बनता है पढ़ता, जैसे कि राम बड़े ही मनोयोग से पढ़ता है। अगर ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो बनता है पढ़ना, जैसे कि पढ़ना अच्छी बात है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पढ़ जो है वो मूल रूप है धातु का, जबकि उसके पीछे अलग अलग प्रत्यय लगाकर अलग अलग क्रियाएं बना दी गई हैं। अब जैसे कि क्रियाएं अनंत है तो साधारण सी बात है, धातु भी अनंत ही होंगे, तभी क्रियाएं अनंत हैं, अनगिनत हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पास अनगिनत क्रियाएं हैं, हमारे पास अनगिनत धातु हैं, जैसे कि पढ़, जा, खा, लिख, गा, सो, आ, बना, पका, खेल, कूद इत्यादि इत्यादि। अब हम चले जाते हैं धातु के प्रकारों के ऊपर। तो धातु के मूल रूप से 4 प्रकार हैं: मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, अनुकरणात्मक धातु। कुछ विद्वान नाम धातु को स्वतंत्र प्रकार ना मानते हुए यौगिक धातु का ही एक प्रकार मानते हैं। उस आधार पर यौगिक धातु के 3 प्रकार होते हैं: प्रेरणार्थक धातु, संयुक्त धातु और नाम धातु। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं मूल धातु से। मूल धातु धातु का मूल रूप है, जिसमें हम सिर्फ धातु को ही देखते हैं, जैसे कि खा, देख, पी, जा इत्यादि। जब इनके पीछे ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह सामान्य धातु बन जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, राजू को मिठाई खानी है। यहाँ मिठाई स्त्रीलिंग है इसलिए नी लगा हुआ है, अन्यथा ना प्रत्यय जुड़ता है। मुझे शाम को क्रिकेट का खेल देखना है। देख मूल धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाकर बन जाता है देखना, जो कि सामान्य धातु है। तो ये तो हो गया पहला प्रकार, बहुत ही आसान है ये, मूल धातु से सामान्य धातु। दूसरा प्रकार है यौगिक धातु। यौगिक शब्द से ही हमें पता चलता है जहाँ पर योग हो। तो यौगिक धातु की मेन परिभाषा हो गई जब धातु के मूल रूप के पीछे अन्य वस्तुओं का, अन्य तत्वों का योग हो जाए। वो प्रत्यय हो सकते हैं, वो अव्यय हो सकते हैं या कुछ और। ठीक है, जब धातु के मूल रूप के साथ योग हो जाए। तो ये जो यौगिक धातुएं हैं वो एकाक्षरी हो सकती हैं, मतलब कि एक अक्षर वाली। 2 अक्षरी हो सकती हैं, मतलब ऐसे धातु जिनमें 2 अक्षर होंगे। 3 अक्षरी
यानी कि 3 अक्षर वाली, और 4 अक्षरी मतलब ऐसी धातुएं जिनमें 4 अक्षर होंगे। यौगिक धातुएं 3 प्रकार की हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रेरणार्थक, संयुक्त धातु और नाम धातु। तो हम एक एक करके चले जाते हैं इसके प्रकारों पर। पहला प्रकार है प्रेरणार्थक धातु या क्रिया का। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है या निर्देश देता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण के तौर पे देखिए, काटना से कटवाना। अगर काटने का काम मैं स्वयं करूं तो हो जाएगा काटना, जबकि अगर मैं मान लीजिए आपसे बोलकर, आपको निर्देश देकर मैं कटवाती हूँ, आपको प्रेरित करती हूँ काटने के लिए, तो वह बन जाता है कटवाना। दूसरा है करना से कराना। उदाहरण देख लेते हैं। माँ ने मुझसे सब्जी कटवाई। यहाँ माँ करता है और माँ मुझे प्रेरित कर कर मुझसे सब्जी कटवाने का काम कर रही हैं, तो कटवाई हो गया प्रेरणार्थक धातु। इसी प्रकार शिक्षक ने मोहन से प्रश्न हल करवाया। शिक्षक कर्ता ने मोहन को प्रेरित किया प्रश्न हल करने के लिए, तो करवाया यहाँ पर हो गया प्रेरणार्थक धातु। तीसरा उदाहरण है, पिताजी ने बेटे से अखबार मंगवाया। पिताजी बेटे को प्रेरित करते हैं, निर्देश देते हैं अखबार लाने के लिए, तो मंगवाना जो है वो हो गई आपकी प्रेरणार्थक धातु। अगला प्रकार है यौगिक धातु का संयुक्त धातु। यहाँ भी स्पष्ट है, जब संयोग हो जाए किसी चीज़ का, तो संयुक्त धातु में 2 या 2 से अधिक धातुओं का संयोग होता है और इनसे जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त धातु या संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। चल देना। चल एक स्वतंत्र धातु है, दे एक स्वतंत्र धातु है, दोनों के योग से संयुक्त धातु बन जाती है चल देना। इसी प्रकार नाचना गाना, नाच और गा ये स्वतंत्र धातुएं हैं और इनके संयोग से बन जाता है नाचना गाना, जो कि एक संयुक्त धातु है। इसी प्रकार मार डालना, यहाँ पर मार और डाल 2 अलग अलग धातुएं हैं जो कि जुड़कर बना लेती हैं मार डालना। उदाहरण देख लीजिए। पिताजी खाना खाकर दुकान को चल दिए। चल दिए यहाँ पर संयुक्त धातु है। मीरा को नाचना गाना पसंद है। नाचना गाना यहाँ संयुक्त धातु को बता रहा है। राम ने रावण को मार डाला। मार डालना शब्द जो है वो संयुक्त धातु को दिखा रहा है। अगला प्रकार है नाम धातु का। नाम धातु अर्थात ऐसी धातु जो नाम से बने। नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे आना या याना लगाकर धातु बना दिया जाए, इस प्रकार के धातुओं को हम कहते हैं नाम धातु। जैसे कि अगर हम संज्ञा की बात करें, हाथ एक संज्ञा शब्द है, इसके पीछे याना लगाकर बन जाता है हथियाना। बात एक संज्ञा शब्द है, याना लगाकर बन जाता है बतियाना। अगर हम विशेषण देखें तो चिकना एक विशेषण शब्द है, इसके पीछे आना लगाकर बनता है चिकनाना। उसी प्रकार गरम के पीछे आना लगाकर बनता है गरमाना। अगला है सर्वनाम से नाम धातु। अपना, यह एक सर्वनाम शब्द है, अगर इसके पीछे आना लगा दिया जाए तो बन जाता है अपनाना। उदाहरण देख लेते हैं। लुटेरों ने राहगीर का सामान हथिया लिया। हथिया लेना नाम धातु को बता रहा है। माँ बाजार में अपनी सहेली से बतियाने लगी। बतियाना यहाँ पर नाम धातु है। बारिश ना होने से मौसम गर्मा गया। गर्माना नाम धातु है। अगला प्रकार है और आखिरी प्रकार है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरण करना मतलब किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे चलना। तो जो धातुएं किसी ध्वनि को अनुकरित करती हैं, ध्वनि का अनुकरण करती हैं, उससे बनने वाले जो धातुएं उनको हम कहते हैं अनुकरणात्मक धातुएं। अब ये ध्वनि कैसी हो सकती हैं? ये ध्वनियाँ व्यक्तियों की हो सकती हैं, प्राणियों की हो सकती हैं, जैसे कुत्ते का भौंकना, घोड़े का हिनहिनाना, या फिर वस्तुओं की हो सकती हैं, जैसे कि बर्तन का टनटनाना, या फिर दरवाजे का पटकना, या फिर खटखटाना। तो ये सब हो गई ध्वनियाँ, और इनके अनुकरण से जो धातु बनती है उनको हम कहते हैं अनुकरणात्मक धातु।
देख लीजिए, पटपट की ध्वनि से बनता है पटकना, टन की ध्वनि से बनता है जो कि घंटों या बर्तनों में होती है, उससे बनता है टनटनाना। खटखट ये जो ध्वनि है इससे बनता है खटखटाना। घोड़े की जो ध्वनि है हिन, इससे बनता है हिनहिनाना इत्यादि। उदाहरण के तौर पर, मैं चाचा जी का दरवाज़ा खटखटाने लगा। यहाँ खटखटाना जो है वो अनुकरणात्मक धातु है। दूसरा उदाहरण, मैदान में बंधा घोड़ा हिनहिना रहा था। यहाँ पर हिनहिनाना अनुकरणात्मक धातु है। अब हम चले जाएंगे क्रिया के भेद पर, वह क्रिया जो हमने बिल्कुल पहली स्लाइड में पढ़ा था। तो क्रिया जिससे हमें किसी कार्य के संपन्न होने का पता चले। क्रिया को दो आधार पर विभाजित किया जाता है, रचना की दृष्टि से और अवस्था के आधार पर। रचना की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, जबकि अवस्था के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की हैं, समापिका और असमापिका क्रिया। तो पहला प्रकार देख लेते हैं, अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक जहाँ कर्म नहीं हो। तो जब क्रियाओं को लिखते समय या क्रियाओं के संपन्न होने में कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम कहते हैं अकर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, राम खेलता है। यहाँ राम करता है और खेलता है क्रिया है, इसके अलावा यहाँ कोई कर्म नहीं है। खेलने का फल किस पर पड़ता है? राम पर पड़ता है। उसी प्रकार बच्चा रोता है, रोने का फल किस पर पड़ता है? बच्चे पर, जो कि करता है यहाँ। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया करता है और उड़ती है उसकी क्रिया है, क्रिया का फल चिड़िया पर सीधे पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे कि रोना, तैरना, सोना, ठहरना, मरना, चलना, दौड़ना, डरना, बैठना इत्यादि। दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। यहाँ भी बहुत ही आसान सा अर्थ है, जब कर्म साथ में हो, अर्थात जब क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़े बल्कि कर्म पर पड़े, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, वह लकड़ी काटता है। तो लकड़ी का कटने का फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा बल्कि लकड़ी पर खुद पर पड़ रहा है। दूसरा, सीता रोटी पकाती है। यहाँ सीता करता है जबकि रोटी कर्म है, और पकने का फल किस पर पड़ता है? रोटी पर पड़ता है, इसलिए यह एक सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार रीता खाना खा रही है, खाना खाने का फल खाने पर पड़ रहा है, तो अर्थात यहाँ भी यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि खाना कर्म यहाँ पर संयुक्त है। इसके अलावा ढेर सारे सकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि खाना, पढ़ना, काटना, लिखना इत्यादि। अब हम चले जाते हैं दूसरे प्रकार के भेद पर, जिसमें पहला है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया में क्रिया का शब्द जो है वो वाक्य के अंत में आता है और वह वाक्य को समाप्त कर देता है, या मतलब क्रिया के साथ ही वाक्य समाप्त हो जाता है। उदाहरण देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ये जो उड़ रही है शब्द है वह वाक्य को समाप्त कर रहा है। दूसरा उदाहरण, मैं घूमने जा रहा हूँ। यहाँ जा रहा हूँ, यह क्रिया शब्द जो है वो वाक्य के अंत में आ रहा है और उसको समाप्त कर दे रहा है। तो ये हो गई समापिका क्रिया। अब असमापिका क्रिया क्या है? तो जहाँ पर क्रिया का शब्द वाक्य के अंत में न आकर या तो आरंभ में आए या फिर बीच में आए, उसे हम कहते हैं असमापिका क्रिया। उदाहरण के तौर पर, हंसता हुआ बच्चा प्यारा लगता है। यहाँ हंसता हुआ क्रिया शब्द जो है वो वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है। उसी प्रकार बहती हुई नदी कलकल की ध्वनि करती है। बहती हुई यह एक क्रिया शब्द है जो कि वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों उदाहरण हो गए असमापिका क्रिया के। अब हम देख लेंगे कि आपकी परीक्षा में कैसे संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण देखिए, इनमें से नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया के बारे में हम जानते हैं कि वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनता है। तो हमारा जो दूसरा इसमें विकल्प है अपनाना, यह अपना सर्वनाम से बना हुआ है, इसलिए अपनाना जो है वो नाम धातु क्रिया है। दूसरा उदाहरण कटवाना। कटवाना जो है वह एक ऐसी क्रिया है जहाँ कर्ता खुद न क्रिया को करके बल्कि किसी और को प्रेरित कर रहा है, काटने के लिए कटवा रहा है, अर्थात यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा उदाहरण, खाना खिलाना किस प्रकार की धातु है?
यह एक संयुक्त धातु है क्योंकि खाना और खिलाना, खा और खिला, ये अपने आप में स्वतंत्र धातुएं हैं जो कि संयोग होकर खाना खिलाना बन गई हैं। चौथा उदाहरण, इनमें से अनुकरणात्मक धातु कौन सी है? तो भिन भिन जो है वो मक्खी की आवाज़ होती है भिन भिनाने की, और इसलिए भिन भिनाने से, भिन भिन से यह धातु शब्द आया है। इसलिए तीसरा नंबर भिन भिनाना जो है वह है अनुकरणात्मक धातु। इसके अलावा जो बाकी विकल्प दिए हुए हैं उनमें से कोई भी अनुकरणात्मक नहीं है। तो इस प्रकार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह था हमारा धातु और क्रिया का विषय और उससे जुड़े हुए प्रकार और संभावित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। Thanks for watching. Leave a like and comment. Subscribe. And do share the video among your friends.